हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है, हम अपनी ऑर्गेनिक के बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 होगा। ये पार्ट नंबर 3 में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, चेक। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड इज लीस्ट स्टेबल। इनमें से कौन सी लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखो, सबसे पहले आपको विनाइल क्लोराइड का मतलब पता होना चाहिए। कई बार तो एग्जाम में पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा विनाइल क्लोराइड है, जब विनाइल आयोडाइड है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हम बोलते हैं क्या, विनाइल कार्बन। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम, विनाइल कार्बन। इसको हम बोलते हैं क्या, विनाइल ग्रुप। इसको हम बोलते हैं क्या, विनाइल ग्रुप। अगर इसके साथ हम कोई भी क्लोराइड लगा दें तो इस तरह के क्लोराइड को हम बोलेंगे क्या, विनाइल क्लोराइड। क्लियर स्टूडेंट्स, अब अगर इसकी मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है और यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे डबल है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। मतलब ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास एग्जिस्ट करती है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है और ये भी एग्जिस्ट कर रही है, बट थर्ड वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कौन सी लीस्ट स्टेबल हो जाएगी स्टूडेंट्स, थर्ड वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये फॉर्म ही नहीं हो रही है। अब ध्यान से देखो, रेजोनेंस करवा के देखोगे तो थर्ड वाली आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगी। इट मीन थर्ड वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी, लीस्ट स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है जनरली। देखो, आपको कोई भी एल्कीन दिया होगा, ये कोई भी एल्कीन दिया होगा और उसके सामने आपको अगर दे दिया जाए KMnO4 इन एसिडिक मीडियम एंड हीट। देखो, KMnO4 के बहुत काम है, KMnO4 के क्या है, बहुत काम है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कई बच्चों को लगेगा, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है रिएक्शंस, तो मैं उनको KMnO4 की यूज़ बताता हूँ कि KMnO4 क्या क्या करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज मैं आपको KMnO4 का ही खत्म करता हूँ। एक KMnO4 दो फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। एक तो होता है H+KMnO4, मतलब एसिडिक मीडियम में यूज़ होता है और नाल दिया होगा आपको हीट, तब ये एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, और एक आपको दिया होगा डाइल्यूट KMnO4 या कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, या आपको गिवन होगा कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ठीक है ना। या इसको पूरा नाम होता है डाइल्यूट कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, जिसको हम बोलते हैं क्या, बेयर्स रिएजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है जस्ट टेम्परेचर का। एक हाई टेम्परेचर पे लेते हैं और दूसरा हम लेते हैं लो टेम्परेचर पे। अब जो H+KMnO4 हीट वाले का काम है, इसका काम क्या होता है, अगर कोई भी एल्डिहाइड है उसके अंदर ये डालेंगे तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर। अगर हम कीटोन लेंगे, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा ये कीटोन में। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे स्टूडेंट्स, तो 1 डिग्री अल्कोहल को भी ये ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इतना तो सभी को याद होगा, बिकॉज ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके अलावा इसका क्या यूज होता है, अगर हम रिएक्शन करवाएं डाइल्यूट, मतलब बेयर रिएजेंट की, बेयर रिएजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, तो इसका काम होता है जस्ट सिस हाइड्रोक्सिलेशन। इसका काम क्या होता है, सिस हाइड्रोक्सिलेशन। अब इसमें देखो क्या होता है, RCH डबल बॉन्डेड CH2, ये मेरे पास एक एल्कीन है, या इस तरह का एल्कीन मान लेते हैं, और इसकी रिएक्शन आपको करवा दी जाए, इसकी रिएक्शन आपको करवा दी जाए बेयर्स रिएजेंट के साथ। बेयर्स रिएजेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, तो OH ऐड हो जाते हैं सेम साइड से, मतलब इसमें सिस हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिस हाइड्रोक्सिलेशन, या इसको सिन हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। क्लियर। अब अगर इसी की रिएक्शन हम KMnO4 हीट के साथ करवा दें,
KMnO हीट के साथ करवा दें। रिएजेंट सेम है, बेयर रिएजेंट भी KMnO4 है बट वो कोल्ड है। अब KNO4 क्या ले लिया हमने, हीट। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो ये डबल बॉन्ड है हम ब्रेक करेंगे और दोनों साइड क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कार्बन के ऊपर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, इस कार्बन के ऊपर भी क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चाहिए हीट वाले का क्या काम होता है और डाइल्यूट वाले का क्या काम होता है। क्लियर। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, अब कई बच्चों ने जिन्होंने बेयर रिएजेंट पढ़ा होगा वो तो ये आंसर टिक कर देंगे कि दोनों साइड में क्या लग जाएगा, OH OH, तो उनका आंसर हो जाएगा ए। बट ए ऑप्शन गलत है। ए तब सही होता अगर KMnO4 डाइल्यूट दिया होता, कोल्ड दिया होता, बट यहाँ पे तो साथ में किसका साइन दिया है, हीटिंग का। तो हम क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और क्या करेंगे, देखो ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ के क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरह का। यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है जो अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। बट अब से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि KMnO4 दिया है तो उसका क्या यूज़ करना है हमने। क्लियर। तो देख लीजिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। ये बहुत एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं PGD एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको सबसे पहले एक अल्काइन दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, एक अल्काइन, ठीक है। अल्काइन में आपको पता होना चाहिए ये टर्मिनल अल्काइन है। ये किस तरह का अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन का मतलब होता है जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो लास्ट पे होता है, मतलब बाहर की साइड होता है। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे होता है, बाहर की साइड होता है। इस तरह के अल्काइन को हम बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। अब जो टर्मिनल अल्काइन में स्टूडेंट्स जो ये वाला हाइड्रोजन है ये होता है एसिडिक नेचर का। ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। आपको याद रखना है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन सामने आपको दिख रहा है NaNH2, तो इसमें से क्या आएगा, NaNH2 का मतलब क्या होगा, NH2 माइनस, जो कि एक क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस। NH2 माइनस क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। इसका फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे CH3 CH2 Br के साथ। तो आपको क्लियरली पता है इस कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, इस कार्बन ब्रोमीन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे और Br क्या चला जाएगा बाहर। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे लग जाएगा CH2 CH3। इस तरह के नॉन टर्मिनल अल्काइन का फॉर्मेशन हो चुका है। इसका फॉर्मेशन हो चुका है नॉन टर्मिनल अल्काइन का फॉर्मेशन। अब इसका जो लास्ट स्टेप है हमारे पास, उसमें हमने रिएक्शन करवाई है लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो ये सेम रिएक्शन है स्टूडेंट्स, पहली रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन बिल्कुल सेम रिएजेंट जैसी है, बट थर्ड रिएक्शन को हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। थर्ड रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन। अगर हम अल्काइन की रिएक्शन करवाएं, बेसिकली नॉन टर्मिनल अल्काइन की रिएक्शन करवाएं बर्च रिडक्शन, तो यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है ट्रांस एल्कीन। बेसिकली हाइड्रोजनेशन हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है ट्रांस एल्कीन। मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड C में, यहाँ पे भी एक H लग जाएगा और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एक H। कौन सी पोजीशन पे, एक दूसरे के साथ एंटी पोजीशन पे, ट्रांस पोजीशन पे। और इधर भी इथाइल ग्रुप अटैच है, इधर भी इथाइल ग्रुप अटैच है। तो इस तरह का आपको फाइनल जो ट्रांस एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो ट्रांस एल्कीन है वो क्या दिखाई देगा आपको, मेजर प्रोडक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइंस इज मोस्ट एसिडिक। तो अभी मैं आपको बता के हटाऊं कि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, जैसे टर्मिनल अल्काइन है, ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के।
ये भी टर्मिनल अल्काइन है, ये भी एसिडिक होगा, ये भी टर्मिनल अल्काइन है, ये भी एसिडिक नेचर का होगा। बट बी वाला तो एसिडिक नेचर का नहीं होगा, तो बी ऑप्शन को तो वैसे ही आप एलिमिनेट करा दो, ठीक है, बिकॉज बी टर्मिनल नहीं है, तो बी वाला तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। बट अब तीनों में से ए, सी एंड डी में से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ, वही हमने क्या करना है, डिसाइड करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा। इसमें अगर हम एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे इस तरह का नेगेटिव दिखाई देगा, और इससे हाइड्रोजन रिमूव करेंगे इस तरह का नेगेटिव दिखाई देगा। अब जो नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो आपको पता है जैसे ये CH3 ग्रुप यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो प्लस आई तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी को कम करते हैं, यहाँ पे भी ये प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई नेगेटिव की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। बट यहाँ पे कोई भी प्लस आई नहीं लग रहा, तो यहाँ पे ये स्टेबल हो जाएगा। अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास मोस्ट एसिडिक। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको करवाया गया है ओजोनोलिसिस ऑफ 2 पेंटाइन आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड विद वाटर एंड फर्दर ऑक्सीडेशन। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2 पेंटाइन का आपको क्या करवाया गया है, ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ 2 पेंटाइन आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड विद वाटर एंड सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन। देखो 2 पेंटाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, गलत बना रहा हूँ, पेंटाइन बना लेना, ठीक है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, तो देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये हमारे पास बन जाएगा 2 पेंटाइन का स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा 2 पेंटाइन का स्ट्रक्चर, सभी को आता है। अब इसकी हमने ओजोनोलिसिस करवानी है, क्या करवानी है, ओजोनोलिसिस। तो अगर हम ओजोनोलिसिस को ध्यान से देखें तो हम ओजोनोलिसिस में क्या करेंगे, इधर से ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर से ये वाला तोड़ेंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे, इधर भी क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड ओ। तो 2 डबल बॉन्ड तोड़ने होते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3। बट इसका अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम इसका क्या करेंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास इसको भी OH दे देंगे, इसको भी OH, मतलब फर्दर क्या बन जाएगा इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्दर क्या बन जाएगा इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एक तो ये वाला एसिड होगा और दूसरा प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, मतलब एक तो बन गया इथेनोइक एसिड और दूसरा बन गया प्रोपानोइक एसिड। क्लियर हुआ, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब देखो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, सॉरी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अब देखो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव को भी हमने इलेक्ट्रॉन्स में कंसिडर करना होता है, 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ पहला वाला तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, जब बाद में ये एंटी एरोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है नॉन एरोमेटिक में टू गेन स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखो 2 4, ठीक है, पॉजिटिव को हम कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट में कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 4, 4 पाई के साथ ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव के भी 2 इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर करने होते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन ऑन एडिशन ऑफ ऑन रिएक्शन विद HBr। ठीक है, HBr के साथ रिएक्शन पे आपको कौन 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन देगा। देखो प्रोपेन से समझ आ रहा है कि आपको 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है, 3 कार्बन का प्रोडक्ट। तो देखो मुझे पता चल गया इसका आंसर बी है, बी क्यों है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब कितनी बार टूट सकता है, 2 बार टूट सकता है,
तो यहाँ पे मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी आर दो बार ऐड कर देंगे और यहाँ पे एच एच दो बार ऐड कर देंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा जब एच बी आर के साथ रिएक्शन होगी, सी एच थ्री सी, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। क्लियर है। तो आपको जस्ट क्या करना था, मार्कोनिकोफ रूल ही लगाना था। मार्कोनिकोफ रूल कितने बार लगाना था, 2 टाइम्स लगाना था। तो इस क्वेश्चन में आपको मार्कोनिकोफ रूल लगाना था 2 टाइम्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने अगर मेरा आज का लेक्चर देखा है तो आपको इसका आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि इन रिएक्शंस को हम ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं। तो आपका भी रिपीटेड टेस्ट है। यहाँ पे आपको एक अल्काइन दिया है इस तरह का, इधर भी आर ग्रुप, इधर भी आर ग्रुप। तो अगर आपकी रिएक्शन सोडियम इन अमोनिया हो जाए तो इसको हम बोलते हैं कि बर्च रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट होता है ट्रांस एल्कीन। बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, ट्रांस एल्कीन होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ट्रांस एल्कीन का। और अगर हम बात करें इस रिएक्शन का जो दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे CaCO3 प्लस H2, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा सिस एल्कीन। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, सिस एल्कीन, जिसको हम क्या बोलते थे, लिंडलार कैटलिस्ट, जिसको हम क्या बोलते थे, लिंडलार कैटलिस्ट। तो मुझे बताओ सिस और ट्रांस आपस में क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। सिस और ट्रांस आपस में क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसने बोल भी दिया ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जो ए फॉर्म है, ये वाला ए वाला मुझे दिख रहा है ट्रांस है, ए वाला मुझे दिख रहा है ट्रांस है, एंड बी वाला क्या है स्टूडेंट, सिस है। बी वाला प्रोडक्ट क्या है, सिस है। ए वाला ट्रांस है, बी वाला क्या है, सिस है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है इस कन्वर्जन को परफॉर्म करवाने के लिए बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा। तो आपको स्टूडेंट मैं बता दूं, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का रिएक्टेंट है, आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो CH2 यहाँ पे Br है और यहाँ पे Br है, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं अल्कोहलिक QH के साथ, आपको याद आ रहा है अल्कोहलिक QH कहाँ पे यूज़ करते थे हम, अल्कोहलिक QH यूज़ करते हैं हम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन में। कहाँ पे यूज़ करते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन में। कौन सा मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट्स, E2 मैकेनिज्म होता है। अल्फा पोजीशन से Br जाएगा, बीटा पोजीशन से H जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा देखो CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्डेड CH2। अल्फा से Br गया, बीटा से H गया, अल्फा और बीटा में बन गया डबल बॉन्ड। अब अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं फर्दर अल्कोहलिक QH के साथ, अगर इसकी रिएक्शन फर्दर अल्कोहलिक QH के साथ करवाएंगे तो ये रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड नहीं होता, मतलब दोबारा से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन नहीं होता। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या बेस यूज़ करेंगे लाइक NaNH2, तो ये रिएक्शन फर्दर हो जाता है और ये वाली अल्फा पोजीशन, सॉरी ये वाली अल्फा पोजीशन, ये वाली बीटा पोजीशन, अल्फा से Br जाएगा, बीटा से H जाएगा और कार्बन में क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन चुका है अल्काइन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले हम यूज़ करेंगे अल्कोहलिक QH देन फॉलोड बाय NaNH2, अल्कोहलिक QH फॉलोड बाय NaNH2। करेक्ट आंसर क्या आएगा, अल्कोहलिक QH फॉलोड बाय NaNH2, मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, अल्काइन को हमने अल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है लिंडलार कैटलिस्ट अल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है, एल्कीन में। कौन से एल्कीन में करता है, सिस एल्कीन में करता है। कौन से एल्कीन में करता है, सिस एल्कीन में करता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको बताना है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो रेट को बढ़ाता है। वो क्या करता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को क्या करेगा, इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो वो रेट को क्या करेगा, कम।
जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, रेट को डिक्रीज, वो रेट को क्या करेगा, डिक्रीज। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, डिक्रीज। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो जैसे मैं अपने क्लासेस में बताता हूँ, इसके लिए एक ही मेथड है। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन रिंग के साथ ग्रुप कोई भी लगा हुआ है, अगर उसके ऊपर डायरेक्टली लोन पेयर है तो वो होगा डोनेटिंग ग्रुप। तो वो कौन सा ग्रुप होगा, डोनेटिंग ग्रुप। और डोनेटिंग किसके थ्रू करेगा, प्लस एम के थ्रू। लाइक बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दूँ तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये भी प्लस एम लगाएगा। OCH3 लगा दूँ, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये भी प्लस एम लगाएगा। O नेगेटिव लगा दूँ, O नेगेटिव के मतलब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्लस एम। NH2 लगा दूँ तो ये भी क्या लगाएगा, प्लस एम लगाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप के ग्रुप्स हमारे पास क्या लगाएंगे, प्लस एम लगाएंगे। अगर हम बात करें माइनस एम विड्रॉइंग इफेक्ट, या इसके अलावा देखो बेंजीन के ऊपर अगर हम CH3 लगा दें, जितने भी कार्बन वाले होते हैं सब डोनेटिंग होते हैं, ये डोनेट करते हैं प्लस H के थ्रू। और यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्लस H इफेक्ट लगेगा। क्लियर। अब माइनस एम कहाँ पे लगता है, विड्रॉइंग इफेक्ट। अगर बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन हो तो इसका भी विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है, माइनस आई लगता है। कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई, मतलब विड्रॉइंग। इन जनरल हम किसकी बात कर रहे हैं, विड्रॉइंग इफेक्ट की, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कहाँ पे लगेगा, जैसे बेंजीन के ऊपर हम लगा दें कोई भी डबल बॉन्ड वाला एटम, जैसे देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच है तो ये भी क्या लगाएगा, माइनस एम। उसके अलावा आपको देखो कुछ इस तरह का स्पीशीज C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी डबल बॉन्ड से अटैच है ग्रुप डायरेक्टली तो ये भी क्या लगाएगा, माइनस एम। उसके अलावा एल्डिहाइड्स, तो यहाँ पे भी मल्टी बॉन्ड से अटैच है, ये भी क्या लगाएगा, माइनस एम। उसके बाद देखो साइनाइड, यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड है, ये भी क्या लगाएगा, माइनस एम। तो आई थिंक आप सभी को देखना आ गया कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। अब डिटेल में तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है, मुझे पता है आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तभी आप इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा रहे हो, ठीक है ना। तो आपको कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले CH3 कौन सा डोनेटिंग ग्रुप होगा, किसके थ्रू डोनेट करता है स्टूडेंट्स, अभी बता के हूँ, प्लस H के थ्रू, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। COOH यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला हो गया तो ये लगाएगा माइनस एम। NO2 ये भी क्या लगाएगा, माइनस एम। बट NO2 का माइनस एम ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू COOH, मतलब ये ज़्यादा विड्रॉ करेगा माइनस एम का ऑर्डर, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। तो सबसे ज़्यादा रेट किसकी होगी, जिसमें डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब फर्स्ट। सेकंड देखो उसके बाद कौन सा आंसर आएगा, जिसमें कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, मतलब थर्ड। उसके बाद ज़्यादा विड्रॉ कौन करेगा, NO2 वाला, तो ये लीस्ट होगा एक्टिविटी में, तो इसके बाद हो जाएगा सेकंड और उसके बाद हो जाएगा फोर्थ। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ऑर्डर बना चाहिए 1 3 2 4, जिसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए तो इतना ही करते हैं हम, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को बस रिएक्शंस को जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उनको रिवाइज करते रहना है। देखो इतने क्वेश्चंस हैं तो हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे 10-12 दिन, जिसमें हम पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे एज वेल एज उनके बेस्ट क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये वो वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस की कलेक्शन को ही हम इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग के लिए लेक्चर बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।